नमस्कार, मैं गौरव आप सभी का आपके अपने चैनल जी गुरुकुल में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर 4 दैट इज मैट्रिक्स। आज हम लोग मैट्रिक्स डिस्कस करने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग मैट्रिक्स पार्ट 1 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग बेसिक चीज़ों के बारे में जानेंगे, जैसे मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करा जाता है, मैट्रिक्स कितने तरह के होते हैं, मैट्रिक्स का पर्पज क्या है, आखिर मैट्रिक्स क्यों पढ़ते हैं हम लोग, मैट्रिक्स के एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, हम लोग बेसिक चीजों के बारे में आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्या जानते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं कि भाई मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए मैट्रिक्स का सिंपल सा अगर मतलब देखा जाए, ठीक है, मैट्रिक्स का अगर सिंपल सा एकदम सिंपल सा अगर मतलब देखा जाए तो मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स का मतलब होता है अरेंजमेंट। ठीक है, सिंपल सा अगर देखा जाए तो मैट्रिक्स का मतलब होता है, क्या होता है, तो अरेंजमेंट। ठीक है, अरेंजमेंट। ठीक है, अच्छा, जो भी आपके पास डाटा है, ठीक है, जो भी आपके पास क्या है, डाटा है, ठीक है, तो डाटा का अरेंजमेंट। ठीक है, तो याद रखिएगा मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, तो मैट्रिक्स का सिंपल सा मतलब होता है दैट इज अरेंजमेंट ऑफ डाटा। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। ठीक है, रेक्टेंगुलर फॉर्म। ठीक है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में डाटा को अरेंज कर देना, रेक्टेंगुलर फॉर्म में डाटा को अरेंज कर देना ही क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। ठीक है ना। अच्छा, अब बात आती है कि भाई डाटा का मतलब क्या होता है ना। अब बात आती है कि डाटा का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए ये जो डाटा है ना, ये जो डाटा है, डाटा डेटम वर्ड से आया हुआ है, समझिएगा ध्यान से। जो डाटा है, डाटा का मतलब होता है डेटम। ठीक है, मतलब नहीं बोल सकते हैं, डाटा का जो है ना, ये डाटा, डाटा डेटम वर्ड से आया हुआ है। ठीक है, और डेटम का मतलब होता है इंफॉर्मेशन। ठीक है, डाटा यानी डेटम और डेटम यानी इंफॉर्मेशन। ठीक है, अच्छा, अब बात आती है कि भाई डाटा यानी क्या, तो डाटा यानी सिंपल नंबर। हम लोग मैथमेटिक्स स्टडी कर रहे हैं, है कि नहीं, और मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट नंबर। तो सिंपल आप समझो, नंबर्स को, ठीक है, नंबर्स को अरेंज करना, नंबर्स को रेक्टेंगुलर फॉर्म पे अरेंज करना। ठीक है, नंबर्स को रेक्टेंगुलर फॉर्म पे अरेंज करना ही क्या होता है, मैट्रिक्स। ठीक है ना, फिर से एक बार, अरेंजमेंट ऑफ डाटा। ठीक है, या आप अरेंजमेंट ऑफ नंबर बोल दो, है ना, अरेंजमेंट ऑफ क्या बोल दो, नंबर बोल दो। तो जो भी आपके पास नंबर्स हैं उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज करना ही क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। एकदम क्लियर है ना। फिर से, अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन रेक्टेंगुलर फॉर्म या अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रेक्टेंगुलर फॉर्म इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ठीक है ना। अच्छा, देखिए ये जो मैट्रिक्स है ये सिंगुलर है, आपका सिंगुलर वर्ड है। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स है आपका, ये कौन सा वर्ड है, ये सिंगुलर वर्ड है ना, ये सिंगुलर वर्ड याद रखिएगा। अच्छा, ये जो मैट्रिसेज है ये आपका प्लुरल वर्ड है। ठीक है, मैट्रिसेज जो है आपका, ये कौन सा वर्ड है, ये जो है आपका प्लुरल वर्ड है। ठीक है ना। अच्छा, क्योंकि हम लोग एक मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस नहीं करने वाले हैं, हम लोग बहुत सारे मैट्रिक्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज वाई हमने यहाँ पे मैट्रिसेस लिख रखा है। और ओके ना, तो मैट्रिक्स सिंपल सा कि भैया अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। ठीक है, जो भी आपके पास डाटा है, जो भी आपके पास नंबर है, उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म पे अरेंज कर दो। ठीक है, वो क्या हो गया, मैट्रिक्स हो गया, है ना। क्लियर हो गया अच्छे तरीके से। अच्छा, अब बात आती है, ठीक है, अब क्या आती है बात कि भैया इसको किसने इंट्रोड्यूस किया, कब इंट्रोड्यूस किया एंड क्यों इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, देखिए तो मैट्रिक्स को सबसे पहले 19th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, मैट्रिक्स को सबसे पहले 19th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस किया गया था। और ओके, अच्छा, किसने इंट्रोड्यूस किया, तो मैट्रिक्स को सबसे पहले जे साइल्वेस्टर ने इंट्रोड्यूस किया था। याद रखिएगा, मैट्रिक्स को सबसे पहले जे साइल्वेस्टर ने इंट्रोड्यूस किया था। एकदम क्लियर है ना, किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो जे सिल्वेस्टर ने। अच्छा, केवल इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, ज्यादा इन्होंने डिटेल नहीं बताया था मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, अच्छा, डिटेलिंग किसने करा, यानी काफी इसको डिटेल में स्टडी किसने किया, डिटेल में इसको एक्सपेंड किसने किया, तो याद रखिएगा ऑर्थर कैली ने, ऑर्थर कैली। ठीक है, ऑर्थर क्या चीज, कैली। तो इन्होंने एक तरह से क्या करा, एक्सटेंड करा। ठीक है, तो याद रखिएगा मैट्रिक्स क्या होता है, तो सबसे पहला भाई अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। दूसरी बात क्या कि भाई कब इंट्रोड्यूस किया गया, तो 19th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस किया गया था। किसने इंट्रोड्यूस किया, तो जे सिल्वेस्टर ने। किसने एक्सटेंड करा, तो ऑर्थर कैली ने। ठीक है, ऑर्थर कैली ने क्या करा, इंट्रोड्यूस किया। एकदम क्लियर है यहां तक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है
कि कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो मैट्रिक्स का तो हमने समझ लिया कि भाई मैट्रिक्स क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है डाटा का, ठीक है, डाटा यानी नंबर्स, ठीक है, नंबर्स का जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है उसको बोलते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। डेफिनेशन हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, अब क्या, अब मान लो कि आपके पास बहुत सारे नंबर हैं, ठीक है, तो मान लो कि हमारे पास है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हमारे पास नंबर है, ये हमारे पास डाटा है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, डाटा है। अच्छा, इसको हमने क्या कर दिया, रेक्टेंगुलर फॉर्म पे अरेंज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, ये हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, ठीक है ना। अब इसको हम नंबर को अरेंज कर देते हैं, सिंपल 1 2 3 4 5 6, है ना। तो ये देखिए, ये क्या हो गया, ये मैट्रिक्स हो गया, ये क्या हो गया, मैट्रिक्स हो गया, यानी जो भी हमारे पास डाटा था उसको हमने रेक्टेंगुलर फॉर्म पे अरेंज कर दिया, एकदम क्लियर है ना। अच्छा, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग जो है ना यहाँ पे ये वाला जो बीच वाला जो पोर्शन है ना, इसको हम लोग रिमूव कर देंगे। देखिए, जो हम रिमूव कर रहे हैं यहाँ पे, ये वाला पोर्शन हम लोग यहाँ पे रिमूव कर देंगे, ठीक है, थोड़ा सा अलग करने के लिए, ठीक है, थोड़ा सा अलग करने के लिए, यानी रेक्टेंगल से थोड़ा अलग करने के लिए, ठीक है, मैट्रिक्स को, ठीक है, मैट्रिक्स को पैरेंथेसिस के थ्रू रिप्रेजेंट करा गया, ठीक है। ये जो सिंबल होता है, ये जो सिंबल यहाँ पे आपको मिलेगा, इस सिंबल को क्या बोलते हैं, इस सिंबल को बोलते हैं पैरेंथेसिस, याद रखिएगा, क्या बोलते हैं, पैरेंथेसिस, ठीक है ना। अच्छा, एकदम क्लियर हो गया। अच्छा, ये जो आपके डाटा था, है ना, ये जो डाटा था, इस डाटा को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स, ठीक है, वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, ये जो डाटा होते हैं जिनको अरेंज करा जाता है उनको बोलते हैं एलिमेंट्स, ठीक है ना। अच्छा, एलिमेंट्स को कहाँ रखा जाता है, किस में रखा जाता है, तो पैरेंथेसिस में, याद रखिएगा, पैरेंथेसिस में, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए, रेक्टेंगल है तो ऑब्वियस है कि भाई लेंथ होगा, ब्रेथ होगा, है ना, रेक्टेंगल है तो ऑब्वियस है कि लेंथ होगा और ब्रेथ होगा। तो यहाँ पे देखिए, ये क्या होता है, ये आपने पढ़ा होगा नीचे क्लासेस में, यानी हॉरिजेंटल लाइंस, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेथ बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये जो हॉरिजेंटल लाइंस है, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे रो, याद रखिएगा, हॉरिजेंटल लाइंस को क्या बोलेंगे, रो। फिर से हॉरिजेंटल लाइंस को क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे, ठीक है। जो वर्टिकल लाइंस है इसको बोलेंगे कॉलम, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलम, ठीक है। आप इसको सिंपल समझो क्या, कि ये जो आपका ब्रेथ है, ठीक है, ये क्या है, आपका ब्रेथ है, ब्रेथ होता है ना, ब्रेथ। अच्छा, ब्रेथ को हम लोग क्या बोलेंगे, हॉरिजेंटल, या हम लोग उसको क्या बोलेंगे, रो, ठीक है, हम लोग यूजुअली रो ही बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए, ये क्या होता है, लेंथ होता है ना, ये आपने पढ़ा होगा कि भाई रेक्टेंगल है तो लेंथ और ब्रेथ होता है ना। अच्छा, होता है क्या, तो ये आपका क्या होता है, लेंथ होता है, लेंथ यानी कौन सा लाइन, वर्टिकल लाइन, लेंथ यानी कौन सा लाइन, वर्टिकल लाइन, है कि नहीं। और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम, ठीक है, क्या बोलते हैं, कॉलम, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, हॉरिजेंटल लाइंस को क्या भैया, हॉरिजेंटल लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रो, याद रखिएगा, हॉरिजेंटल लाइंस को क्या बोलते हैं, रो। जो वर्टिकल लाइंस होते हैं इनको क्या बोलते हैं, कॉलम, ठीक है ना। अच्छा, जो हॉरिजेंटल लाइंस होते हैं यानी जो रो होते हैं, इनको एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, याद रखिएगा, हॉरिजेंटल लाइंस यानी रो को एम से रिप्रेजेंट करा जाता है, जबकि वर्टिकल लाइंस यानी कॉलम को एन से रिप्रेजेंट करा जाता है, ठीक है ना। किससे रिप्रेजेंट करा जाता है, तो एन से रिप्रेजेंट करा जाता है, एकदम क्लियर है। यानी रो यानी एम, याद रखिएगा, रो यानी एम और एन यानी कॉलम, ठीक है। रो यानी हॉरिजेंटल, रो यानी हॉरिजेंटल या एम, एन यानी कॉलम, एन यानी व्हाट, कॉलम या वर्टिकल लाइंस, ठीक है। एकदम सिंपल तरीके से समझने के लिए, ब्रेथ को बोलिए आप रो, लेंथ को आप बोलिए क्या, बोलिए लेंथ को आप बोलिए कॉलम, ठीक है, और कुछ नहीं, सिंपल सा है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एलिमेंट भी आपने समझ लिया कि भाई एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो जो भी आपके पास डाटा है उसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट, और एलिमेंट को कहाँ रखेंगे, पैरेंथेसिस में रखेंगे, है ना। अच्छा, रो भी आपने समझ लिया, ठीक है, कॉलम भी आपने समझ लिया। अब देखिए, अब आपको एक वर्ड समझना है, दैट इज ऑर्डर, क्या समझना है, ऑर्डर, ठीक है ना। देखिए, ठीक है, अब देखिए, ये जो m बाई एन होता है, ठीक है, m बाई एन, ठीक है, ये क्या है, m बाई एन। तो ये जो m बाई एन होता है ना, इसी को बोलते हैं ऑर्डर, याद रखिएगा, m बाई एन को, ठीक है, m बाई एन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर, ठीक है। आप इसको ऐसे समझो क्या, कि रो बाई कॉलम को, ठीक है, रो बाई कॉलम, देखिए लिखते हैं इनटू लेकिन पढ़ते हैं बाई, ठीक है, लिखते हैं इनटू लेकिन पढ़ते हैं क्या, इसको हम लोग बाई पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो रो बाई कॉलम, ठीक है, रो बाई कॉलम को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर, याद रखिएगा, रो बाई कॉलम को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर। अच्छा, ऑर्डर को ऑर्डर हो गया, और ऑर्डर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो m बाई एन से। यहाँ पे m क्या है, तो आपको पता है कि भैया रो है, n क्या है, आपको पता है कि यहाँ पे क्या है, कॉलम है, ठीक है। तो यहां तक उम्मीद आपको समझ आ गया होगा मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, किसने इंट्रोड्यूस किया, कब इंट्रोड्यूस किया, एंड क्या होता है, ठीक है, और रो क्या होता है,
ठीक है, तो याद रखिएगा रो यानी हॉरिजेंटल, ठीक है, और कॉलम यानी वर्टिकल, और ऑर्डर यानी रो बाई कॉलम, ठीक है, ऑर्डर यानी रो बाई कॉलम। और एक पॉइंट और यहाँ पे हम ऐड करना चाहेंगे, किसी भी मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करा जाता है, डिनोट किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है, तो किसी भी मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से, ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है, याद रखिएगा कैपिटल लेटर। चलिए यहां तक तो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए रो हमने समझ लिया और कॉलम भी हमने समझ लिया, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, अब क्या, ये जो m बाई एन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर। याद रखिएगा m बाई एन को, ठीक है, फिर से m बाई एन को क्या बोलते हैं, ऑर्डर। एकदम क्लियर है ना। अच्छा, तो ये जो आपका ऑर्डर है, ठीक है, ये जो ऑर्डर है ना, इस ऑर्डर को हम लोग डायमेंशन भी बोलते हैं। याद रखिएगा ऑर्डर को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। ये वर्ड याद रखिएगा, ऑर्डर यानी व्हाट, डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ऑर्डर मींस व्हाट, डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना। लिखते हैं m इंटू एन, लेकिन पढ़ते क्या है, तो पढ़ते हैं रीड एज m बाई एन, ठीक है। याद रखिएगा रीड एज व्हाट, m बाई एन, ठीक है ना। यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो, अब क्या, अब मान लो, ठीक है, मान लो कि आपके पास ये एक मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। तब यहाँ पे देखो कितने रो है, यहाँ पे ये एक हो गया, ये R1 हो गया, दूसरा क्या हो गया R2, यानी यहाँ पे 2 रो है। कॉलम देख लो, यहाँ पे 3 कॉलम है, C1 है, C2 है, और ये क्या है आपका C3 है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 रो है, 2 रो है और 3 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, इसका ऑर्डर हो गया m बाई एन, यानी रो बाई कॉलम, है ना। ऑर्डर क्या होता है, रो बाई कॉलम या m बाई एन, ठीक है। तो यहाँ पे 2 था, 3 हो गया, यानी 2/3। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे तो रो आपका एक ही है, यानी R1 है, लेकिन कॉलम देख लो, C1 है, यहाँ पे C2 है, और यहाँ पे क्या है, C3 है। यानी यहाँ पे रो बाई कॉलम, यानी रो एक है, यानी 1/3, है ना, 1/3। तो ये 1/3 और 2/3, ये क्या हो गया, ऑर्डर हो गया, ठीक है। और ऑर्डर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। याद रखिएगा ऑर्डर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स। एकदम क्लियर है ना। मान लो यहाँ पे कहीं 3/4 दिख जाए और आपसे पूछ दे कि भाई रो कितना है, कॉलम कितना है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई पहला वाला रो होता है, दूसरा वाला कॉलम होता है, ठीक है ना। चलिए यहां तक आपको आइडिया लग गया, डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स का भी आइडिया लग गया, ठीक है, ठीक है। डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स का भी आपको आइडिया लग गया होगा। तो मैट्रिक्स क्या होता है, एक बार शॉर्ट में, अरेंजमेंट, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ डाटा, ठीक है। तो आपने मैट्रिक्स समझ लिया होगा, भाई मैट्रिक्स क्या होता है, तो अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन ए रेक्टेंगुलर फॉर्म, ठीक है। आपने रो समझ लिया होगा अभी तक कि भाई रो क्या होता है। आपने कॉलम भी समझ लिया होगा कि भाई कॉलम क्या होता है ना। अच्छा, आपने ऑर्डर भी समझ लिया होगा कि भाई ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ठीक है। यानी अभी तक हमने 5 पॉइंट डिस्कस कर लिए, ठीक है। किसने इंट्रोड्यूस किया, कब इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, ये सब भी हमने डिस्कस कर लिया। यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहां तक अच्छे तरीके से। अब एक बार फाइनल डेफिनेशन देख लीजिए। मैट्रिक्स क्या होता है, तो एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है किसका, नंबर्स का, और इनटू किस में, रोज एंड कॉलम, इनटू रोज एंड कॉलम, ये डेफिनेशन याद रखिएगा। और ये जो आपके रोज एंड कॉलम है, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम जो है, ठीक है, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम जो है किसी भी मैट्रिक्स के, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं या ऑर्डर बोलते हैं, m बाई एन, है ना, व्हाट, m बाई एन, ठीक है, याद रखिएगा m बाई एन, ठीक है ना। अच्छा, और जो एलिमेंट्स होते हैं, यानी जो नंबर्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। जो नंबर्स होते हैं किसके अंदर, ये जो होता है ना आपका पैरेंथेसिस, इसके अंदर जो आपके नंबर्स होते हैं, ठीक है, जो भी यहाँ पे मान लो नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये जो नंबर्स होते हैं, इन नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक भी क्लियर हो गया। यहाँ तक तो एक तरह से शॉर्ट में हमने रिविजन भी कर लिया, है ना। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि भाई कंप्लीट हम आपको आज मैट्रिक्स बता दें, यानी हमने बेसिक इंट्रोडक्शन ले लिया, ठीक है, हमने बेसिक जान लिया मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है, कि भाई मैट्रिक्स क्या होता है। अब देखा जाए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अब क्या देखा जाए, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। लेकिन टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स से पहले, ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स से पहले ये थोड़ा देख लो कि भाई ये मैट्रिक्स है कि नहीं है, तो उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो कैपिटल लेटर से। तो ये ई हो गया, ये मान लो कि बी हो गया, ये क्या हो गया आपका सी हो गया, ठीक है। इसका यानी एक का ऑर्डर लिख दो आप यहाँ पे, तो ऑर्डर को यहाँ लिखा जाता है। देखो यहाँ पे कितने रो है, कितने कॉलम है, तो एक रो है और 2 कॉलम है, यानी 1/2। इसमें देख लो आपके कितने रो है, 2 रो है, ये देखो 2 रो, और कॉलम भी कितने हैं, 2 कॉलम है, यानी इसका ऑर्डर कितना निकल गया, 2/2। इसका भी देख लो 2 रो है और 2 कॉलम है, यानी इसका भी ऑर्डर कितना निकल गया, 2/2, है ना। तो ऑर्डर आपको लिखने आना चाहिए, और कहाँ लिखते हैं ये भी आपको आइडिया लग गया होगा। डेफिनेशन तो आपको समझ आ ही गया होगा कि भाई डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है ना। और देखिए ये पैरेंथेसिस होगा, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, पैरेंथेसिस,
ठीक है, क्या होगा, पैरेंथेसिस। देखिए ब्रैकेट इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्रैकेट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ब्रेसेज बोलते हैं, ठीक है, और इसको बोलते हैं क्या, पैरेंथेसिस। तो हम लोग मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम लोग पैरेंथेसिस के अंदर में रखते हैं, ठीक है। चलिए अब बात आती है, ठीक है, अब क्या बात आती है कि भाई मैट्रिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, चाहे क्यों पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो मैट्रिक्स पढ़ने का या पढ़ाने का बेसिक पर्पज ये होता है, ठीक है, कि भाई जो डाटा होते हैं, ठीक है, डाटा को स्टडी करना, ठीक है, डाटा को एनालिसिस करना डाटा को मैट्रिक्स फॉर्म पे काफी इजी हो जाता है, ठीक है, डाटा को एनालिसिस करना काफी इजी हो जाता है, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये जो है आपका ये जो सिस्टम है, यानी ये जो मैट्रिक्स मेथड है, ठीक है, जो मैट्रिक्स मेथड है ये कंपैटिबल होता है, ठीक है, ये सुटेबल होता है कंप्यूटर्स के लिए, ठीक है। ये जो मैट्रिक्स मेथड होता है ये सुटेबल होता है किसके लिए, कंप्यूटर के लिए, ठीक है। कंप्यूटर को डाटा रीड करने में मैट्रिक्स मेथड के थ्रू काफी आसान होता है, मतलब काफी आसानी से वो डाटा स्टडी कर पाते हैं, ठीक है। तो इसका काफी एडवांटेज है, ठीक है। और अगर ऐसे मैथमेटिकली देखा जाए तो हम लोग बहुत सारे इक्वेशंस को, यानी जितने भी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस होते हैं, ठीक है, वो चाहे कितने भी वेरिएबल के क्यों ना हो, हम लोग उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और वो हम लोग देखेंगे भी, डिस्कस भी करेंगे हम लोग, ठीक है। तो मेन इसका पर्पज यही होता है मैट्रिक्स पढ़ने या पढ़ाने का, ठीक है। तो डाटा को एनालिसिस करना काफी आसान हो जाता है, ठीक है, डाटा को स्टडी करना काफी आसान हो जाता है, ठीक है। चलिए ये हो गई बात कि भाई मैट्रिक्स को क्यों पढ़ते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स को क्यों पढ़ते हैं। और मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो याद रखिएगा। क्या है भैया कि किसी भी मैट्रिक्स में, है ना, जो नंबर ऑफ रोज होगा और जो नंबर ऑफ कॉलम होगा वो स्पेसिफाइड होगा, हमेशा स्पेसिफाइड होगा। और ये जो आपके नंबर ऑफ जो रोज होते हैं और जो नंबर ऑफ कॉलम होते हैं, ठीक है, यानी m/n जो होता है, ठीक है, ये क्या डिसाइड करते हैं, ये क्या डिस्क्राइब करते हैं, डायमेंशन को या साइज ऑफ मैट्रिक्स को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। और ये देख लीजिए ये कितने का है, इसका ऑर्डर क्या है, तो 3/3 का इसका ऑर्डर है। इसका ऑर्डर देख लीजिए, तो ऑर्डर यानी सिंपल रो बाई कॉलम, ठीक है, रो बाई कॉलम या m/n, ठीक है। इसका ऑर्डर देख लीजिए 1/2 का है ना। तो ये सब तो आपको आइडिया लग गया होगा। अब चला जाए क्या, अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस कर लिया जाए, ठीक है। यहां तक तो हमने डिस्कस कर लिया, अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस कर लिया जाए, ठीक है। अच्छा एक दो पॉइंट और यहाँ पे हम बता ही देते हैं कि भाई जैसे हमने बता भी रखा है आपको कि भाई मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करा जाता है, डिनोट करा जाता है, तो याद रखिएगा हमेशा कैपिटल लेटर से। और जो एलिमेंट्स होते हैं मैट्रिक्स के, ठीक है, जो एलिमेंट्स होते हैं उनको लोअर केस लेटर से यानी स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करा जाता है, ठीक है। ये देखिए मैट्रिक्स का ये सिंबल हो गया और उसके जो एलिमेंट्स होते हैं उनको AIJ से रिप्रेजेंट करा जाता है, डिनोट करा जाता है, ठीक है। रिप्रेजेंट बोलना सही नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, डिनोट करा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा जाता है क्या, ऑर्डर, यानी m/n यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। इस प्रकार से भी लिखा जाता है, ठीक है, इस प्रकार से भी, यानी नीचे m ऊपर, इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट करा जाता है। और इस प्रकार से भी, यानी a लिख के यहाँ पे m/n, ठीक है। ये दोनों फॉर्मेट चलते हैं, इस तरह का फॉर्मेट चलता है और ये भी फॉर्मेट चलता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं किस पे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे, ठीक है। बेसिक तो हमने आइडिया ले लिया, यानी इंट्रोडक्शन हमने कर लिया मैट्रिक्स का। अब आते हैं किस पर, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पर। चलिए सबसे पहला मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स, सबसे पहला कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। और ये जो है कॉलम मैट्रिक्स है इसको वेक्टर मैट्रिक्स भी कहा जाता है, ठीक है। सिंपल सा है, अगर नंबर ऑफ कॉलम 1 होगा, देखो नाम से क्लियर है, याद रखिएगा कि अगर नंबर ऑफ कॉलम कितना है आपका 1 है। अच्छा कॉलम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से, तो n की वैल्यू अगर 1 है, अगर n की वैल्यू कितनी है 1 है, या नंबर ऑफ कॉलम अगर 1 है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। तो मान लीजिए कि भाई A = एक ये मैट्रिक्स हो गया, ये मैट्रिक्स हो गया, ये मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। तो ये कौन से मैट्रिक्स है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स, क्यों, क्योंकि यहाँ पे केवल C1 है, C1 है, C1 है, ठीक है। चलिए ये हो गया कॉलम मैट्रिक्स। फिर से एक बार, तो अगर नंबर ऑफ कॉलम 1 है तो कॉलम मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रो अगर 1 है तो बोलेंगे रो मैट्रिक्स, याद रखिएगा नंबर ऑफ रो, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं शॉर्ट में कि अगर नंबर ऑफ रो क्या है 1 है अगर, तो क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे रो मैट्रिक्स। या अगर m की वैल्यू 1 है तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे रो मैट्रिक्स, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे केवल क्या है आपका एक रो है, यानी केवल R1 है, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स मान लो, तो यहाँ भी केवल R1 है, ठीक है। तो इस तरह के मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स, ठीक है। फिर से एक बार, कॉलम मैट्रिक्स, नंबर ऑफ कॉलम 1 तो कॉलम मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रो 1 तो रो मैट्रिक्स, ठीक है। अगला क्या, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, है ना, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें, ध्यान से, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो जो है वो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर ना हो, यानी इफ m इज नॉट इक्वल टू n, याद रखिएगा एक लाइन में सिंपल सा है, इफ m इज नॉट इक्वल टू n, यानी अगर आपका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अगर बराबर नहीं है
तो क्या, तो उसको बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, देख लो आप यहाँ पे, काउंट कर लो खुद से, फील आएगा आपको, यहाँ पे समझ आएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे कितने रो हैं, यहाँ पे R1 हो गया और R2 हो गया। ठीक है, कॉलम देख लो, ये हो गया C1, C2, C3, C4, C5 और ये कितना है, 2 है, यानी इसका ऑर्डर कितना है, 2/5 है। तो देख लो अलग अलग है ना, रो अलग है, कॉलम अलग है। इसका ऑर्डर देख लो, इसका रो देखो पहले, 1 2 3 4, यानी इसका रो कितना है, 4 है। कॉलम देख लो, कॉलम इसका 1 और 2, यानी 2 कॉलम है, यानी इसका कितना हो गया ऑर्डर, 4/2। ठीक है, तो अलग अलग है। क्या अलग अलग है, तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अगर अलग अलग है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अगर अलग अलग है, तो बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा मान लो कि अगर सेम होगा, तो सेम होगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स, सिंपल सा है। सेम होगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी अगर m n के बराबर हो गया, है ना, m अगर किसके बराबर हो गया, n के बराबर हो गया। ठीक है, m अगर n के बराबर हो गया तो क्या भैया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। याद रखिएगा, देख लो यहाँ पे खुद से आप, यहाँ पे देख लो R1 है, R2 है और R3, यानी 3 रो है कि नहीं, 3 रो है। और कॉलम भी देख लो, कॉलम भी कितना आपका 3 है ना, कॉलम भी कितना है, 3 है। यहाँ भी देख लो, रो आपका 2 है और कॉलम भी कितना है, 2 है। ठीक है, ये मान लीजिए कि A आपका मैट्रिक्स है, दूसरा B मैट्रिक्स है। तो सिंपल सा है कि अगर m और n बराबर है, m और n क्या है, बराबर है, यानी नंबर ऑफ रो जो है नंबर ऑफ कॉलम के अगर बराबर है, ठीक है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अगर क्या है, बराबर है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर बराबर नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सिंपल सा है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां तक अच्छे तरीके से क्लियर हो गया है कि नहीं। अभी देखिए आगे बढ़ते हैं यहां से। ठीक है, अब देखो अगला क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अगला क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। ये देखिए थोड़ा डायगोनल को समझ लेते हैं। देखिए आपने पढ़ा होगा कि भैया ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, और इसको आप ज्वाइन करोगे तो ये क्या हो जाता है, डायगोनल हो जाता है। ये भी क्या है, आपका डायगोनल है। ठीक है, तो डायगोनल, अब आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स पे। ठीक है, अब देखिए डायगोनल मैट्रिक्स सिंपल सा समझिएगा, शुद्ध हिंदी में समझाते हैं आपको कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल डायगोनल ही होगा, केवल डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, केवल क्या होंगे, डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, ये देखिए इसमें केवल देखो तो डायगोनल एलिमेंट्स हैं क्या, बाकी सब जीरो है क्या। तो एक ऐसा वोट, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें, एक ऐसा मैट्रिक्स, लेकिन एक ऐसा कौन सा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे। किसको छोड़ के, मेन डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के, यानी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। एक लाइन में सिंपल समझो, एक ऐसा मैट्रिक्स, लेकिन ऐसा कौन सा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्यों स्क्वायर, देख लो यहाँ पे, फील करो आप थोड़ा कि भैया देखो यहाँ पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर, यहाँ भी देखो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर, यहाँ भी देखो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम क्या है, बराबर है। ठीक है, इसका आप ऑर्डर भी लिख सकते हो। इसका ऑर्डर देख लो कितना हो जाएगा, 3/3। इसका ऑर्डर देख लो, काउंट कर लो, 1 2 3 4, यानी 4/4 का इसका ऑर्डर है ना। तो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कि भैया वो स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो एक सिंपल सा ट्रिक याद रखिएगा डायगोनल मैट्रिक्स के लिए कि अगर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है आपके, ठीक है, अगर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है, अगर आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जितने भी, ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स अगर जीरो है, ठीक है, जितने भी आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स अगर क्या है, जीरो है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, या आप ऐसे समझो कि केवल डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, केवल डी एलिमेंट्स होंगे। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल डी एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, केवल क्या होंगे, डी एलिमेंट्स होंगे। उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे भैया, क्या बोलेंगे, वो आपका डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, आप उसको ऐसे भी समझ सकते हो, सिंबॉलिकली आप समझ सकते हो। देखो कैसे, इफ ए आई जे इज इक्वल टू जीरो, है ना, इफ ए आई जे इज इक्वल टू क्या चीज, जीरो, फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे। ठीक है ना। चलिए ये तो हो गई बात, कौन सा, ये हो गया हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, हमने डायगोनल मैट्रिक्स डिस्कस कर लिया, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला देखो भाई कौन सा है, अगला है यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, तो यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स या आई, ठीक है, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सिंपल तरीके से समझिएगा होता क्या है। तो यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, तो एक डायगोनल मैट्रिक्स है, सबसे पहला पॉइंट। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये कौन सा मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है, तो एक सॉरी यहाँ पे स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा फॉल्ट हो गया है। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर से देखिए, फिर से एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। ठीक है, देखिए जो आपका डायगोनल मैट्रिक्स है, ये कौन सा मैट्रिक्स, सॉरी ये जो आपका यूनिट मैट्रिक्स है, ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, डायगोनल मैट्रिक्स। जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो कौन सा मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो सिंपल सा यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, तो यूनिट मैट्रिक्स एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स होता है। समझिएगा ध्यान से, यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स होता है।
ठीक है, जिसमें डायगोनल एलिमेंट, जितने भी आपके डायगोनल एलिमेंट्स होंगे सब यूनिटी होंगे यानी वन होंगे। ठीक है, सारे डायगोनल एलिमेंट्स कितने होंगे? वन होंगे। फिर से सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? वन होंगे। फिर से एक बार, तो यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? तो एक ऐसा मैट्रिक्स, ठीक है, एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स है ना, एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, जिसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो केवल क्या होंगे? वन होंगे। जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो केवल क्या होंगे? वन होंगे। ठीक है, ये देखो केवल वन वन है। ठीक है, यहाँ पे देखो केवल वन वन है। ठीक है, और ये डायगोनल मैट्रिक्स से क्यों है? क्योंकि इसमें जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो जीरो है कि नहीं? वो क्या है? जीरो है। तो याद रखिएगा सिंपल, एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स केवल क्या हो? वन हो, उसको क्या बोलेंगे? यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अगला है आपका नल मैट्रिक्स। ठीक है, अगला क्या है? नल मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखिए नल मैट्रिक्स से भी पहले हम यहाँ पे आपको स्केलर मैट्रिक्स के बारे में बताना चाहेंगे। ठीक है, कौन सा मैट्रिक्स? स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, यहीं पे हम आपको बता देते हैं स्केलर एम यानी स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? तो स्केलर मैट्रिक्स जो है वो भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है। स्केलर मैट्रिक्स जो होता है ये भी क्या होता है? एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है ना। और जितने भी डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं सारे आपके स्क्वायर मैट्रिक्स ही होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका? देखिए इसमें समझिएगा ध्यान से, 5 0 0 0 5 0 0 0 5। ठीक है, देखिए यहाँ भी है ना, यहाँ भी जो है आपका जितने भी आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सब जीरो हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स हैं, तो डायगोनल एलिमेंट्स हैं लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स आपके सेम है। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स हैं लेकिन वो जो डायगोनल एलिमेंट्स है क्या है? सेम है। तो याद रखिएगा एक ऐसा, ठीक है, एक ऐसा मैट्रिक्स, एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स, एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? आपके सेम होंगे। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? सेम होंगे। तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो यूनिट मैट्रिक्स है ये भी कौन सा मैट्रिक्स है? ये भी स्केलर मैट्रिक्स है ना। ये भी कौन सा मैट्रिक्स है? ये भी आपका स्केलर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो क्या है? सेम है। वो अलग बात है कि वन है, नाम से क्लियर है कि भाई यूनिट तो वन होगा, है कि नहीं? तो स्केलर मैट्रिक्स याद रखिएगा, स्केलर मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। ठीक है, अगला है नल मैट्रिक्स। ठीक है, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, नाम से क्लियर है। अगर हर एक एलिमेंट जीरो होगा, हर एक एलिमेंट क्या होगा? जीरो होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे भैया वो नल मैट्रिक्स है, वो आपका वॉइड मैट्रिक्स है, वो आपका एम्प्टी मैट्रिक्स है ना। अगर हर एक एलिमेंट जीरो होगा तो उसको बोलेंगे नल मैट्रिक्स, वॉइड मैट्रिक्स, एम्प्टी मैट्रिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या? अगला है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रायंगुलर नाम से क्लियर है, फील करिए नाम से कि भाई ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा, है ना, ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब देखिए, अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है ये भी दो तरह के होते हैं। ठीक है, पहले ट्रायंगुलर देख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपका एक ट्रायंगल बन रहा है क्या? यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है क्या? यहाँ पे फील करिए आप, यहाँ पे आपका एक ट्रायंगल बन रहा है क्या? है ना, यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है क्या? यहाँ पे ज्वाइन करने पर, है ना। तो इस तरह का मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो जाए। ठीक है, एलिमेंट्स को ज्वाइन करने पर जहाँ पे एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो जाए उसको बोलेंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, या ऐसे बोलेंगे हम लोग। ठीक है, कि अगर आपका डायगोनल एलिमेंट, ठीक है, कौन सा एलिमेंट? तो डायगोनल डी एलिमेंट्स। ठीक है, अगर डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर या नीचे का, अगर डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर या नीचे का हर एक एलिमेंट अगर जीरो है, फिर से अगर डायगोनल एलिमेंट का, ठीक है, ये देखो ये आप क्या है? डायगोनल एलिमेंट है क्या? इसके ऊपर वाले सारे क्या है? जीरो है। ये डायगोनल एलिमेंट है क्या? इसके ऊपर वाले सारे क्या है? जीरो है। ये डायगोनल एलिमेंट है क्या? इसके नीचे वाले सारे क्या है? जीरो है। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट के नीचे या ऊपर सारे एलिमेंट्स अगर जीरो होंगे तो उस तरह के मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, पढ़ो एक बार। A square matrix whose elements above or below main diagonals are zero, यानी आपका जो डायगोनल एलिमेंट्स है इसके above यानी ऊपर, ठीक है, इसके below या नीचे, ठीक है, अगर हर एक एलिमेंट क्या है? हर एक एलिमेंट इज जीरो, तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, दो तरह के होते हैं, यहाँ पे हमने आपको बताया। ठीक है, आपको आइडिया भी लग जाएगा। ये हो गया एक तरह का और एक अलग हो गया, ये है ना। ये टाइप 1 मान लो, इसको टाइप 2 मान लो। ठीक है, दो तरह के होते हैं। अब देखो कौन सा। एक होता है अपर ट्रायंगुलर। कौन सा? अपर ट्रायंगुलर, नाम से क्लियर है कि ऊपर में होगा। अपर ट्रायंगुलर यानी ऊपर में होगा। तो देखो सिंपल, ये डायगोनल एलिमेंट्स है क्या? तो डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर अगर ट्रायंगल बन रहा है,
ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर। ये ऐसे समझो आप कि क्या समझो आप कि भाई अगर डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाले सारे एलिमेंट जीरो हैं, डायगोनल एलिमेंट्स हो गया ये, डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाले सारे एलिमेंट अगर जीरो हैं, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाले अगर सारे एलिमेंट्स, फिर से डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाले, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाले अगर सारे एलिमेंट्स क्या है, जीरो है, तो उनको क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फिर से पढ़ लो एक बार, अ स्क्वायर मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स बिलो डायगोनल्स आर जीरो, ठीक है, डायगोनल हो गया, उसके नीचे वाले सारे अगर जीरो होंगे ना, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। अच्छा, अब लोअर क्या होगा, उल्टा कर लो इसके, जस्ट उल्टा, ये देखो, ठीक है, ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, इसके ठीक ऊपर वाले, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, नॉट डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स के ठीक ऊपर वाले, है ना, डायगोनल एलिमेंट्स के ठीक ऊपर वाले अगर हर एक एलिमेंट जीरो है तो बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर, है ना, क्या बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर। और डायगोनल एलिमेंट के सारे नीचे वाले एलिमेंट अगर जीरो होंगे तो क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर। चलिए, उम्मीद है आपको ये दोनों समझ आ गया होगा, अपर ट्रायंगुलर क्या होता है एंड लोअर ट्रायंगुलर भी क्या होता है, ठीक है। अब एक दो पॉइंट और नोट कर लो, यहाँ पे देखो आप, अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे, ठीक है, तो अपर ट्रायंगुलर में क्या होता है आपका, ठीक है, आई जो होता है वो ग्रेटर देन जी होता है, ठीक है, और इसमें अगर आप नोटिस करोगे तो जे जो होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन आई होता है, ठीक है। चलिए, ये तो अपर ट्रायंगुलर हो गया, ट्रायंगुलर हो गया। अगला क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पे हमने आपको स्केलर बता भी रखा है, देखो यहाँ पे, आई थिंक यहाँ पे बताया था आपको, हाँ यहाँ पे देखिए, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है, ठीक है, और डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो सिंपल सा स्केलर मैट्रिक्स यानी अगर डायगोनल एलिमेंट्स, जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं, अगर सारे डायगोनल एलिमेंट्स अगर सेम है, सारे डायगोनल एलिमेंट्स अगर क्या है, सेम है, तो उसको क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए आते हैं स्केलर मैट्रिक्स पे, आइए भाई स्केलर जल्दी से। चलिए ये देखिए, तो सिंपल सा है कि अगर क्या भैया, अगर डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है, फिर से एक बार, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, सारे क्या होते हैं, सेम होते हैं। यहाँ पे देखो, ठीक है, ये क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है क्या, लेकिन यूनिट मैट्रिक्स तो है, लेकिन ये भी क्या है, आपका स्केलर है। यहाँ पे देखो, सब सेम है क्या, सब सेम है क्या, तो सिंपल सा ट्रिक है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। चलिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या, अब नेक्स्ट थोड़ी देर में, नेक्स्ट थोड़ी देर क्यों भाई, क्योंकि अब हमको कुछ बेसिक ऑपरेशन जानने होंगे, ठीक है, कुछ बेसिक ऑपरेशन हमको जानने होंगे, यानी अब हमको समझना पड़ेगा कि भाई बेसिक ऑपरेट कैसे करते हैं, ठीक है, यानी हमको जोड़ घटाओ, मल्टीप्लाई और गुना मल्टीप्लाई और डिवीजन सीखना होगा, है ना। यहां तक उम्मीद है आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी, ठीक है। अब देखिए, अब आगे बढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे, ठीक है। ये देखिए क्या, अब देखो क्या भैया क्वेश्चंस, ठीक है, अब देखो ध्यान से, ठीक है। अब देखिए, अगर मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास ऑर्डर गिवन है, मान लीजिए कि आपके पास क्या गिवन, ऑर्डर गिवन, ऑर्डर क्या होता है, m बाई n, है ना, ऑर्डर आपके पास गिवन है कितना, m बाई n, और आपसे पूछ दिया कि भाई आप नंबर ऑफ मैट्रिक्स बताओ, ऑर्डर दे देगा और आपसे क्या पूछ देगा कि भाई आप नंबर ऑफ मैट्रिसेस यानी कितने पॉसिबल मैट्रिसेज हैं, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि भाई, आपसे ऑर्डर दे देगा और आपसे पूछेगा कि भाई कितने टोटल मैट्रिसेस पॉसिबल हैं। फिर से ऑर्डर दे देगा, और ऑर्डर आपको पता है कि भाई ऑर्डर क्या होता है ना, ऑर्डर दे देगा और पूछेगा आपसे कि भाई कितने मैट्रिक्स पॉसिबल है। तो आपको याद रखना होगा कि भाई नंबर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालोगे, तो 2 टू द पावर m बाई n, फिर से 2 टू द पावर m बाई n, ये ट्रिक आपको याद रख लेना है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि ऑर्डर आपका 2/2 है, मान लीजिए कि ऑर्डर कितना है, 2/2 है, और यहां से आपसे पूछ लिया कि भाई मैट्रिक्स बताओ, ठीक है। देखिए अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक हमारे पास मैट्रिक्स था और हम लोग ऑर्डर बता रहे थे, अब ऑर्डर दे देगा और मैट्रिक्स पूछ देगा, तो यहाँ पे मैट्रिक्स कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर m बाई n, यानी 2 टू द पावर 4, यानी कितना निकल गया, 16 निकल गया, यानी 16 मैट्रिक्स पॉसिबल है ना। कितने मैट्रिक्स पॉसिबल है, 16 मैट्रिक्स पॉसिबल है। अच्छा देखिए, समझिएगा ध्यान से, फिर आपको क्या बोलेगा, आपको ऑर्डर दे देगा, ठीक है, ऑर्डर दे देगा, ऑर्डर नहीं भी देगा तो मैट्रिक्स दे देगा, मैट्रिक्स से आप ऑर्डर निकाल लोगे, और आपसे पूछ देगा कि भाई आप एलिमेंट्स बताओ, ठीक है, आपसे क्या पूछ देगा, आपसे पूछ देगा कि भाई आप एलिमेंट्स बताओ, सिंपल गुना कर देना, सिंपल क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, यानी m n को क्या कर देना, सिंपली मल्टीप्लाई कर देना। जैसे इसमें ऑर्डर दिया था और पूछ दिया आपसे मैट्रिक्स, और यहाँ से आपसे पूछ देगा भाई एलिमेंट बताओ, तो सिंपल गुना कर देना कि टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे, टोटल यहाँ पे 4 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं किस पर, अब हम लोग आते हैं ऑपरेशंस पर, ठीक है। ऑपरेशंस यानी कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुना करते हैं, ठीक है। चलिए ऑपरेशंस की बात करते हैं, ठीक है।
और ऑपरेशंस, ठीक है। लेकिन ऑपरेशन से भी पहले, ठीक है, ऑपरेशन तुमको डिस्कस करना ही होगा, लेकिन ऑपरेशन से भी पहले हमको सीखना होगा, क्या सीखना होगा, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। देखिए नाम से क्लियर है कि भाई दो मैट्रिक्स है और दोनों मैट्रिक्स बराबर है, तो दो मैट्रिक्स जो होंगे वो दोनों मैट्रिक्स तभी बराबर होंगे, ठीक है, दो मैट्रिक्स होंगे, दोनों मैट्रिक्स तभी बराबर होंगे, है ना, व्हेन, ध्यान से, व्हेन देयर corresponding एलिमेंट्स आर इक्वल, व्हेन देयर corresponding एलिमेंट्स आर इक्वल, ठीक है। ये देखो, ये एक मैट्रिक्स हो गया, ए एक मैट्रिक्स हो गया, दूसरा बी मैट्रिक्स हो गया, देखो तो इसका corresponding एलिमेंट बराबर है क्या, यहाँ पे एक है तो यहाँ भी एक है, यहाँ दो है तो यहाँ भी दो है ना, यहाँ पे तीन है तो यहाँ भी तीन है, ठीक है। यानी अगर corresponding एलिमेंट्स बराबर होंगे तो हम लोग बोलेंगे कि भैया ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, बराबर है, ठीक है, ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, बराबर है। और लोग के ना, अच्छा, अब इसी में आपको एक और मैट्रिक्स मिल जाएगा, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, ठीक है, क्या मिल जाएगा आपको, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, ठीक है, वो भी बता ही देते हैं यहीं पे आपको। चलिए, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, ठीक है। अब इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होता है, तो सिंपल सा, वैसा कोई भी दो मैट्रिक्स, समझिएगा ध्यान से, वैसा कोई भी दो मैट्रिक्स, ठीक है, जिसका ऑर्डर सेम होगा, जिसका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा, यानी सिंपल लिख लो यहाँ पे कि भाई मैट्रिसेज हैविंग सेम ऑर्डर, याद हो गया क्या भैया, तो मैट्रिसेज हैविंग सेम ऑर्डर, यानी वैसे मैट्रिसेज जिसका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, याद रखिएगा, उसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। फिर से, इक्वल मैट्रिक्स, तो अगर corresponding एलिमेंट सेम होंगे बोलेंगे इक्वल मैट्रिक्स, इक्विवेलेंट किसको बोलेंगे, अगर ऑर्डर सेम होगा। अब देखो क्या ये दोनों इक्विवेलेंट है, तो यस ये दोनों इक्विवेलेंट है। क्यों इक्विवेलेंट है, क्योंकि भैया इसका भी ऑर्डर 3/3 है, इसका भी ऑर्डर क्या है, 3/3 है कि नहीं, इसका भी, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो दोनों का जब ऑर्डर है सेम, है कि नहीं, जब दोनों का ऑर्डर है सेम तो क्या भैया दोनों इक्विवेलेंट है। लिखते कैसे हैं, तो ये देख लो थोड़ा, इसको हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं कि भाई ए इज इक्विवेलेंट टू बी, ठीक है, ए इज इक्विवेलेंट टू बी। अच्छा, अब सोचने वाली बात है क्या, कि क्या जितने भी इक्वल मैट्रिक्स हैं क्या इक्विवेलेंट होंगे, तो यस, ऑल इक्वल मैट्रिसेज आर इक्विवेलेंट, ठीक है, लेकिन इक्विवेलेंट मैट्रिसेज जरूरी नहीं है कि वो इक्वल होंगे, ठीक है, तो ये याद रखना आप। चलिए कुछ और देख लेते हैं, ठीक है, जैसे क्या, जैसे भैया कि अगर दो मैट्रिक्स, ठीक है, दो मैट्रिक्स बराबर है, यानी इफ ए इक्वल टू बी देन बी इक्वल टू ए होगा, फिक्स, ठीक है। अच्छा, अगर ए बी के बराबर है, यानी इफ ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू सी देन ए इक्वल टू क्या होगा, सी होगा, ठीक है। देखिए ये इक्वल टू का साइन है यहाँ पे, ठीक है, ये जो है इक्वल टू का साइन है, तो याद रखिएगा, इफ ए इक्वल टू बी देन बी इक्वल टू ए, इफ ए इक्वल टू बी इक्वल टू एंड बी इक्वल टू सी, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, इफ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 देन क्या, देन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, ठीक है, इसको आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो, ठीक है। ये क्या हो गया, प्रॉपर्टीज हो गया, किसका प्रॉपर्टी हो गया भैया, तो इक्वल मैट्रिक्स का, है ना, ये किसका प्रॉपर्टी हो गया, तो इक्वल मैट्रिक्स का ये प्रॉपर्टी हो गया। और कब बराबर होते हैं, तो ये भी हमने आपको समझा दिया, है ना। जैसे मान लीजिए कि भैया ये मैट्रिक्स है ए और ये मैट्रिक्स है बी, ठीक है, ये दोनों बराबर है, मान लिया गया यहाँ पे कि भाई दोनों जो मैट्रिक्स है ये दोनों क्या है, बराबर है, तो बराबर है तो क्या, ये और ये बराबर होगा, यानी B11 कितना निकल गया, निकल गया 1, है कि नहीं, B12 कितना निकल गया, B12 निकल गया आपका 0, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रखिएगा क्या, कि अगर कोई भी दो मैट्रिक्स बराबर है, इक्वल है, तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब क्या, अब एडिशन देख लेते हैं और सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं, यानी बेसिक ऑपरेशन देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, अब देखिए दो आपके पास मैट्रिक्स है, अब दो मैट्रिसेस को आप तभी ऐड कर पाओगे या घटा पाओगे जब दोनों इक्विवेलेंट होंगे, ठीक है, जब दोनों क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। इक्विवेलेंट का मतलब क्या, जब उनका ऑर्डर सेम होगा, ठीक है, दो मैट्रिक्स को आप तभी जोड़ पाओगे या घटा पाओगे कब, जब उनका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा, तो ऑर्डर सेम होना कंपलसरी है, ठीक है। और ऑर्डर अगर सेम होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखिए, अब हमको क्या समझना है, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, ठीक है, जोड़ना घटाना सीखना है, ठीक है, लेकिन उससे भी पहले हम यहाँ पे एक दो मैट्रिक्स और आपको बताना चाहेंगे, ठीक है, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं, फिर हम लोग सीखेंगे कि कैसे जोड़ते हैं और कैसे घटाते हैं, ठीक है। अब देखिए एक दो मैट्रिक्स यहाँ पे हम और इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे, ठीक है, जैसे क्या, जैसे हम यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स के बारे में, कि वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, वर्टिकल मैट्रिक्स, ठीक है। तो सिंपल सा याद रखिएगा कि अगर m की वैल्यू बड़ी है n से,
अगर m की वैल्यू क्या है, बड़ी है, इफ m इज ग्रेटर देन n, इफ m इज ग्रेटर देन n। अच्छा, m क्या होता है, रो। तो अगर रो की संख्या ज्यादा है, रो की संख्या क्या है, ज्यादा है किससे, कॉलम से, तो उसको क्या बोलेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है। अच्छा, एक और मैट्रिक्स याद रखेगा, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। और हॉरिजेंटल मैट्रिक्स क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा। तो उसमें क्या होता है आपका, उसमें होता है कि जो n होता है वो बड़ा होता है। ठीक है। तो याद रखिएगा, वर्टिकल मैट्रिक्स और हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। ठीक है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो हमने डिस्कस कर ही रखा है, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है। ट्रायंगुलर भी हमने डिस्कस कर रखा है। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है। नल मैट्रिक्स भी हमने डिस्कस कर रखा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक क्लियर है ना। अब देखिए, अब आते हैं वापस टॉपिक पे कि भैया जोड़ते कैसे हैं। तो सिंपल सा है तरीका। ठीक है, कि भाई मान लो कि यहाँ पे आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, लेकिन देख लेना ऑर्डर सेम होना चाहिए। बस जोड़ने घटाने से पहले आप देख लेना कि क्या दोनों इक्विवेलेंट है, क्या दोनों का ऑर्डर सेम है कि नहीं, बस इक्विवेलेंट देख लेना। और इक्विवेलेंट मैट्रिक्स यहाँ पे हमने आपको बता रखा है कि भैया कोई भी दो मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम। ठीक है, कोई भी दो मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कि भैया वो दोनों जो मैट्रिक्स है वो इक्विवेलेंट है। ठीक है, क्या है, तो इक्विवेलेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, जैसे ये देखो आप, हमारे पास वेक्टर, नॉट वेक्टर, यहाँ पे हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास बी है। ठीक है। अब देखो, ए का ऑर्डर देख लो 2/3 है, बी का ऑर्डर देख लो 2/3 है ना। अच्छा, जब ए का ऑर्डर 2/3 है, बी का ऑर्डर 2/3 है, यानी दोनों कौन से मैट्रिक्स हैं, दोनों आपके इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है ना। दोनों जो है आपके कौन से मैट्रिक्स है, दोनों आपके इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है। अच्छा, जब इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है तो इक्विवेलेंट मैट्रिसेस कैन बी एडेड, कैन बी सब्ट्रैक्टेड, कैन बी मल्टीप्लाइड आल्सो। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है। चलिए सिंपल जोड़ दो आप, देखो कैसे कैसे, तो 7 को 1 से जोड़ दो, मतलब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ दो। तो 7 और 1 कितना हो गया, 8। ये देखो 3 है, और ये 3 और 5 कितना, 8। ठीक है, ये -1 है और ये 6 है, कितना हो गया, 5 हो गया। सिंपल, जैसे जोड़ते हो ना वैसे जोड़ दो, बस ध्यान रखना है कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ना। ठीक है। ये देखो, ये 2 है, यहाँ पे क्या है -4, तो कितना आ गया, -2। यहाँ पे -5 है, यहाँ पे क्या है आपका -2 है, तो कितना निकल गया, -7। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, तो कितना निकल गया, 9। ठीक है। और ये आप बात यहाँ पे ध्यान देना कि अगर आपका जो रिजल्ट आएगा, यानी अगर ए आपका और बी आपका 2/3 है, यानी दोनों का ऑर्डर 2/3 है, तो फिक्स है कि आपका जो सी आएगा, यानी जो दोनों को जोड़ने पर या घटाने पर जो रिजल्ट आएगा, उसका भी ऑर्डर कितना होगा, 2/3 ही होगा। उसका भी ऑर्डर कितना होगा, सेम होगा। यानी अब हम लोग बोल सकते हैं कि भाई ये जो तीनों है आपका, ये जो तीनों है, यानी ए बी और ए प्लस बी। ठीक है, ए बी और ये आपका क्या था, ए प्लस बी, जिसको हमने सी माना यहाँ पे, है ना। तीनों क्या है, आपस में इक्विवेलेंट है। तीनों आपस में क्या है, इक्विवेलेंट। क्यों, क्योंकि तीनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। और एक दो पॉइंट और, कि जो आपका जो एडिशन होता है ओवर मैट्रिसेस, ये क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। ठीक है, ये एसोसिएटिव लॉ होता है। ठीक है, और ये सब आपने पढ़ा होगा, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है और एसोसिएटिव लॉ क्या होता है। ठीक है। चलिए, उम्मीद है आपको जोड़ना आइडिया लग गया होगा कि जोड़ते कैसे हैं। ठीक है, ये देखिए, आइडेंटिटी लॉ को भी फॉलो करता है ना। इसको हम लोग कौन सा लॉ बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग आइडेंटिटी लॉ, है ना। यानी जोड़ने पर वापस हमको वही आ जाता है। ठीक है, ये देखिए, ये भी आपको लॉ याद रख लेना है। ठीक है। और यहाँ पे देखिए घटाते कैसे, तो सिंपल वही चीज है कि भैया कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 6 में से गया 5, 4 में से 2 गया, कितना आ गया, 2 आ गया, है ना। और 2 में से 0 जाएगा, 2 बच गया। ठीक है, यहाँ पे देख लो, 3 में से 1 गया, कितना बच गया, 2 बच गया। 2 में से 0 गया, कितना बच गया, 2 बच गया। 7 में से 8 गया, कितना बच गया, -1 आ गया। अब देख लो ध्यान से, ये दोनों क्या थे, इक्विवेलेंट थे, है ना। दोनों जो थे आपके कौन से थे, इक्विवेलेंट थे, है ना। और ये जो रिजल्ट आया, ठीक है, इसका भी देख लो ऑर्डर क्या है, सेम है ना। इसका ऑर्डर कितना था, इसका ऑर्डर था आपका 2/3, इसका भी ऑर्डर कितना था, 2/3। ठीक है, तो इसका भी ऑर्डर देख लो 2/3। तो याद रखिएगा, क्या याद रखना आपको, कि भैया दो मैट्रिसेस, ठीक है, दो मैट्रिसेस को हम लोग तभी क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, जब दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम हो, जब दोनों का ऑर्डर आपका सेम हो। ठीक है। अच्छा, यहां तक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं क्या, कि भाई स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, अब किसकी बात कर लेते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है। अब देखिए, आई थिंक समय काफी ज्यादा हो चुका है, यानी आपके 45 मिनट्स का लगभग ये लेक्चर हो चुका है। ठीक है, तो बाकी की चीजें हम लोग अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है।